ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। सुबह के 10 बज रहे हैं। आगे का एजेंडा आप देख रहे हैं और आगे का एजेंडा में सबसे पहले बात यूजीसी के नाम छिड़े सवर्ण संग्राम की। वो संग्राम जो यूजीसी के उन नियमों को लेकर छिड़ा हुआ है जिन्हें जातिगत भेदभाव रोकने के लिए लागू किया गया, लेकिन अब उन्हीं नियमों को भेदभाव बढ़ाने वाले और सवर्ण समाज को निशाना बनाए जाने वाले नियम बताकर आरोप लगाया जा रहा है। जो नए नियम हैं, उसका विरोध बड़े पैमाने पर देश के अलग अलग हिस्सों में शुरू हो चुका है। सवर्ण आर्मी, राजपूत संघ, ब्राह्मण महासभा सहित अलग अलग संगठन से जुड़े लोग और नेता इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उत्तर भारत में जो सामान्य वर्ग इस नियम का विरोध कर रहा है, उसमें ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, कायस्थ, वैश्य जातियां शामिल हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर भी पहुंचा है, लेकिन इस सब के बीच एक बड़ी हलचल तब हुई जब उत्तर प्रदेश में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट के पद से अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया। अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा देना था और उसके बाद तो जैसे बवाल मच गया। पहले उनका इस्तीफा नामंजूर किया गया और अब अलंकार अग्निहोत्री को निलंबित कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है अलंकार अग्निहोत्री को। उत्तर प्रदेश के बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री इस्तीफा दिया था उन्हें। उनके इस्तीफे ने उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी और इसके पीछे अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी के नए नियम और प्रयागराज में जो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का अपमान हुआ है, ये वजह बताई थी। उधर राज्य सरकार ने अलंकार अग्निहोत्री को फौरन सस्पेंड कर दिया है। तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब बड़ी खबर यही है, बरेली सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे को लेकर यह कार्रवाई हुई है। अनुशासनहीनता का मामला बनाकर अलंकार अग्निहोत्री को निलंबित कर दिया गया है। यूपी सरकार ने अलंकार अग्निहोत्री को निलंबित किया। अलंकार अग्निहोत्री मामले की जांच बरेली मंडलायुक्त को सौंप दी गई है और जांच होने तक शामली डीएम दफ्तर से अटैच कर दिया गया है। तो अलंकार अग्निहोत्री ने सरकारी नीतियों, खासकर यूजीसी के जो नए नियम है और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से जुड़े मामलों को लेकर अपनी नाराजगी जताई थी और इसी के बाद सोमवार 26 जनवरी को सेवा से इस्तीफा दे दिया था। इसके 24 घंटे के भीतर यह एक्शन हुआ है। उन्हें निलंबित कर दिया गया। उनका इस्तीफा नामंजूर हुआ और उन्हें निलंबित किया गया। तो यह बड़ा एक्शन यूपी सरकार ने अलंकार अग्निहोत्री पर लिया है। जैसा कि आप विदित है, मैं तो पहले ही अपना इस्तीफा दे चुका हूँ। उसके बाद आप सस्पेंड करें या जो भी कार्रवाई करें, इससे मुझे कोई अभी इसमें मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मेरा तो बस क्वेश्चन ये है, जो कल रात की जो घटना हुई, कल जब हम लोग जब डीएम आवास में, जिलाधिकारी महोदय के आवास में गए थे, तो जो कल के जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, जिसमें कि कोई जो जिलाधिकारी महोदय से जो फोन पे एक व्यक्ति वार्ता कर रहा था और स्पीकर फोन पे जो हम सब लोगों ने सुन लिया, ये जो स्टेटमेंट था, जो पंडित पागल हो गया है, इसको रात भर बैठा के रखो। तो पंडित पागल हो गया जो स्टेटमेंट पे, जब ये पूरा जो आप लोगों ने जब पूरे राज्य भर में जब ये सूचना पूरे 3-4 और राज्यों में पहुंची, तो अलग अलग जिलों से कॉल आए और उन्होंने जो जितने भी हमारे सवर्ण समाज के संगठन है, उन्होंने भी बहुत इसमें समर्थन दिया और जितने भी ब्राह्मण जो संगठन है, उन्होंने भी जो इस पर आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने यही बोला है, कल आप जाके जो है जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में आप जाइए और वहाँ उनसे पूछिए कि क्यों ये और कौन वो व्यक्ति था। ये मैं आपके माध्यम से भी आग्रह करूंगा कि मीडिया की टीम भी उनसे पूछे कि जो कल जो कौन से इनको कॉल आए थे जिसमें साला पंडित पागल हो गया है, ये कौन व्यक्ति ऐसा बोल रहा था। तो इसलिए अभी हम लोग थोड़ी देर में ही जिलाधिकारी कार्यालय में जाएंगे और वहाँ पे अपना जो भी वहाँ पे अपना पक्ष है अपना बोलेंगे कि आप बताइए, आपके माध्यम से हम पूछेंगे। देख रहे हैं आप किस तरीके से यूजीसी के नए नियमों को लेकर ये पूरा का पूरा जो विवाद है, अब वो जाति संग्राम में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे को लेकर ये बवाल लगातार जारी है। सिटी मजिस्ट्रेट मामले में अब तक क्या हुआ है, ये जान लीजिए आप। इस मामले में शंकराचार्य के अपमान और यूजीसी के नए नियम के विरोध में इस्तीफा दिया अलंकार अग्निहोत्री ने। जिलाधिकारी समेत कई अधिकारियों के मनाने पर भी वो नहीं माने। मनाने के लिए कई नेता भी उन्हें पहुंचे, लेकिन उन्होंने किसी की एक ना सुनी।
इस्तीफा देने के बाद सरकारी आवास भी अपना खाली कर दिया और इससे पहले प्रयागराज में धरने पर बैठे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से फोन पर बात की अलंकार अग्निहोत्री ने बरेली जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बरेली प्रशासन पर 45 मिनट तक उन्हें बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया है। अग्निहोत्री का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया, उल्टा सरकार ने अलंकार अग्निहोत्री को निलंबित कर दिया। अलंकार अग्निहोत्री कह रहे हैं मैंने तो पहले ही इस्तीफा दे दिया था, लेकिन सरकार की तरफ से इस्तीफा मंजूर न करके अलंकार अग्निहोत्री पर यह अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है और उन्हें निलंबित किया गया है। बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे को लेकर ही ये पूरा बवाल जारी है। हालांकि अब तक सरकार ने अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा मंजूर नहीं किया। सरकार ने अलंकार अग्निहोत्री को निलंबित किया और उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई के आदेश दिए। इस्तीफे के बाद अलंकार अग्निहोत्री और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के बीच फोन पर बातचीत भी हुई है और दूसरी तरफ अलंकार अग्निहोत्री ने अपना जो सरकारी आवास है वो भी खाली कर दिया है। हम इस वक्त बरेली में अलंकार अग्निहोत्री के सरकारी आवास पर हैं। जो सिटी मजिस्ट्रेट बरेली थे उनको अब सरकार ने निलंबित कर दिया है। निलंबित करने के बाद उनको अटैच किया गया है शामली से। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि अलंकार अग्निहोत्री जो हैं वो अभी इसी सरकारी बंगले में हैं और उनका सामान जो है हालांकि रात लोड हो चुका है, गाड़ी बाहर खड़ी हुई है। अब ये स्थिति है कि अलंकार अग्निहोत्री जी को जो है वो अटैच किया गया है शामली से। हालांकि जो ट्रक ड्राइवर है उनका कहना है कि जो सामान जाना है वो ट्रांसपोर्ट से बुक हुआ था लखनऊ के लिए, लेकिन अब सामान लखनऊ जाएगा या वो शामली जाएंगे ये बात अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी यहाँ पर मीडियाकर्मी आए हुए हैं और जो गाड़ी है वो बाहर खड़ी हुई है जिसमें अलंकार अग्निहोत्री जी ने रात ही अपना सामान जो है वो लोड करा दिया था। तो यहाँ पर अब इंतज़ार किया जा रहा है कि जब वो बाहर आएंगे तब ये तय होगा कि अलंकार अग्निहोत्री क्या शामली जाएंगे ज्वाइन करने के लिए या नहीं जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको जो है वो अटैच किया है शामली के लिए और उनके खिलाफ जो जांच है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू करा दी है और जांच जो है वो करेंगे बरेली के मंडल आयुक्त। तो कुल मिलाकर के जो प्रकरण है अग्निहोत्री का उसमें अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो सख्त कार्रवाई करने के मूड में है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी उबैदुर रहमान इस वक्त मौजूद हैं, बरेली से जुड़ रहे हैं और जरा उबैदुर रहमान से ही जान लेते हैं। उबैदुर रहमान, ये अफसर की बगावत यूपी सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर रही है? जी हाँ रुमाना, अभी मेरी बात हुई उनसे और अग्निहोत्री जो है वो अपनी बात पर अडिग हैं। उन्होंने कहा कि मैं रिजाइन दे चुका हूँ, सरकार उसको नहीं रिसीव कर रही है, नहीं मान रही है, वो अलग बात है। शामली वो बिल्कुल नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब मैं सेवा में नहीं हूँ, मैं इस्तीफा दे चुका हूँ और अगर सरकार स्वीकार नहीं करती है तो कोर्ट का रास्ता फिर हमारे लिए खुला हुआ है। लेकिन वो जो है अपनी बात पर यूजीसी के विरोध में और जो ब्राह्मण समाज पर उनका ये कहना है, आरोप है कि अत्याचार हो रहे हैं, सरकार अत्याचार कर रही है, सिस्टम अत्याचार कर रहा है, उसके विरोध में उन्होंने रिजाइन दिया है। और अब वो थोड़ी देर बाद यहाँ पर हम उनके आवास पर हैं और यहाँ से वो अब बरेली के जो जिलाधिकारी हैं उनके ऑफिस जाने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि कल जो फोन आया था जिसमें उनको लेकर के कुछ अपशब्द बोले गए उसके बारे में वो जानकारी लेना चाहते हैं बरेली के जिलाधिकारी से। और सुबह से ही हम देख रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं ब्राह्मण समाज के वो उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं एक एक करके और उनसे बात कर रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद इसी आवास से जो सरकारी बंगला है सामान पूरा निकाल दिया है और गाड़ी में लोड है कल रात से ही, लेकिन अभी वो रात उन्होंने इसी बंगले में गुजारी है और अब वो तैयार हुए हैं और जाएंगे बरेली के जिलाधिकारी के कार्यालय और वहां उनसे उनका कहना है कि हम जानना चाहेंगे कि कौन कॉल थी, किसका फोन था, कौन व्यक्ति था जो इस तरह के शब्द बोल रहा था। तो कहीं ना कहीं वो अपना जो एक मूवमेंट है ब्राह्मण समाज को लेकर के उस पर अडिग हैं और उन्होंने कहा कि वो अपना इस्तीफा दे चुके हैं और अब कहीं ज्वाइन नहीं करेंगे। हालांकि तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से भी उन्होंने फोन पर बात की है, उसमें क्या बातचीत उनकी हुई है और अब जब वो बरेली जिलाधिकारी के दफ्तर पर जाएंगे और उनसे जानकारी लेने की वो कोशिश करेंगे कि आखिरकार कौन वो लोग थे जिन पर आरोप अलंकार अग्निहोत्री की तरफ से लगाया जा रहा है कि वो अलंकार अग्निहोत्री को लेकर जो जाति सूचक शब्द है, अपशब्द है, उनका प्रयोग कर रहे थे, वो जानकारी लेने जाएंगे। तो
मतलब आज कुल मिलाकर ये बड़ी हलचल बरेली में देखने के लिए मिलेगी और सियासी तौर पर यह मामला गरमाएगा। इसको लेकर मैं दोबारा आपके पास आऊंगी उबैदुर रहमान। इस बीच अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी और शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद का हवाला दिया, इस्तीफा दिया। इसके बाद से सियासत गरमाई। कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। वो जो अग्निहोत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है उसमें मेन कारण सनातन धर्म के अपमान की बात करी, शंकराचार्य जी के अपमान की बात करी है। उसको लेकर के सारे सनातन धर्मी कहीं ना कहीं उद्वेलित हैं, आंदोलित हैं। अपने आप को सनातन धर्म और शंकराचार्य जी का जो भाजपा ने अपमान किया है उसको लेकर के काफ़ी गुस्से में हैं और इस गुस्से का ही कारण मुझे लगता है कि अग्निहोत्री जी का इस्तीफा है। शंकराचार्य जैसे लोग जो किसी उससे नहीं आते बल्कि सारे शंकराचार्य चुन के भेजते हैं, वहाँ पे अगर वो स्नान करने गए थे अपनी पालकी में और वहाँ पे उनके अनुयायियों को इस तरह से पीटा गया, बाल पकड़ के खींचा गया, मासूम लोगों तक को मारा गया, जबकि पूरा हिंदुस्तान उनका सम्मान करता है, तो तकलीफ तो सबको हुई। हमें भी तकलीफ हुई कि ऐसे धार्मिक लोगों के साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए। देखिए, अलंकार अग्निहोत्री ने एक चिट्ठी भी लिखी और उस चिट्ठी में यूजीसी के नए नियमों के विरोध के साथ साथ शंकराचार्य विवाद का उन्होंने विस्तार से जिक्र किया। अलंकार अग्निहोत्री ने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का समर्थन करते हुए सरकार पर निशाना साधा। इस चिट्ठी में अलंकार अग्निहोत्री की तरफ से लिखा गया, शंकराचार्य जी की मर्यादा का हनन हुआ है, सन्यासियों के साथ मारपीट हुई है, एक साधु की प्रतिष्ठा से खिलवाड़ हुआ है, यूजीसी का नया नियम सवर्ण के खिलाफ है। तो ये लब्बो-लुबाब उस चिट्ठी का जो चिट्ठी लिखी गई अलंकार अग्निहोत्री की तरफ से। तो ये जो बरेली सिटी मजिस्ट्रेट विवाद चल रहा है, इसको लेकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद उनका बयान आया है। इस्तीफे से सरकार की किरकिरी होने लगी थी, ये कह रहे हैं शंकराचार्य, इसीलिए सिटी मजिस्ट्रेट को सस्पेंड कर दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ पर शंकराचार्य ने फिर निशाना साधा। सीएम योगी खुद को सबसे ऊपर समझने लगे हैं, ये शंकराचार्य की तरफ से कहा गया है। सिटी मजिस्ट्रेट का पहले इस्तीफा आता है, फिर उसके बाद सस्पेंशन ऑर्डर आता है। ये क्या है? पहले इस्तीफा फिर सस्पेंशन। बात यह है कि इस्तीफा हो गया, अब उससे किरकिरी होने लगी सरकार की, तो अब सस्पेंशन लेटर भेज करके वो ये दिखाना चाहते हैं कि हमने इनको सस्पेंड किया है, इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। ये है मूल बात। जैसे यहाँ पर बटकों को सबको मार करके अभी कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। ट्विटर हैंडल पर मौनी अमावस्या की शाम को योगी आदित्यनाथ ने स्वयं लिखा है कि बहुत सकुशल संपन्न हो गया माघ मेला, कोई समस्या नहीं है। तो वो जो उनका वक्तव्य था वो क्या था? यहाँ पर जो घटना थी जिसने पूरे देश को उद्वेलित किया है, उससे वे उद्वेलित नहीं हुए थे, बल्कि इसको घटना ही नहीं समझ रहे थे। तो पहले ही दिन उन्होंने दिखा दिया है कि उनकी क्या संवेदना है और क्या है। उसी तरह से अब जो कुछ भी होगा उसको दूसरे तरह से व्याख्यायित करने की एक नाकाम कोशिश करेंगे, वो कर रहे हैं। तो एक के बाद एक ये विवाद जिसमें घिरती यूपी सरकार नजर आ रही है। अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे वाला ये जो पूरा का पूरा नया विवाद है, इस पर बीजेपी के सांसद दिनेश शर्मा का बयान आया है। पहले तो उन्होंने कहा कि वो अलंकार अग्निहोत्री को नहीं जानते, फिर वो कह रहे हैं कि ऐसे मामलों में उन्हें राजनीति की बू आती है। अलंकार अग्निहोत्री इस्तीफा विवाद पर दिनेश शर्मा का ये बयान। उत्तर प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता हैं दिनेश शर्मा, सांसद हैं दिनेश शर्मा। उनकी तरफ से कहा गया कि इस्तीफे में मुझे राजनीति की बू आ रही है, कुछ लोगों को चुनावी कीड़ा काट लेता है। ये दिनेश शर्मा की तरफ से बयान दिया गया है और इसका मतलब यही कि अलंकार अग्निहोत्री जो है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक जो लोग हैं उनके हाथ की कठपुतली बनकर अब खुद राजनीति में आने के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं और इसीलिए सरकार को यूं घेर रहे हैं। मैं नहीं जानता कौन है और ना ही मैंने कुछ सुना है इनके बारे में, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी चुनावी कीड़े जिनको काटने लगते हैं, राजनीति की बू आने लगती है जिनमें, तो एक बहाना तलाशते हैं। मैं पर्टिकुलर केस में नहीं जानता क्या विस्तृत थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अकूट संपत्ति होती है और वो सरकारी नौकरी छोड़ के किसी बहाने से
और वो फिर उस मैदान में हीरो की तरह अपने को पेश करके प्रस्तुत होना चाहते हैं। मैं नहीं जानता किसने क्या बयान दिया है, किसने क्या दिया है और कारण, उसका वास्तविक कारण क्या होगा। जब लोग इसके बारे में छानबीन करेंगे तब पता चलेगा। मुझे इस प्रकरण में कोई जानकारी नहीं। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में दिनेश शर्मा जो कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें चुनावी कीड़ा काट लेता है और वो चुनाव मैदान में उतरने के लिए अपनी जमीन तैयार करते हैं, वही काम क्या अलंकार अग्निहोत्री की तरफ से किया जा रहा है? ये सवाल भी बड़ा है। इस बीच यूजीसी विवाद है क्या, ये समझिए जरा। मैं विस्तार से अब आपको यूजीसी के नए नियमों के बारे में बताने जा रही हूं, जिसको लेकर ये पूरा विवाद है। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026, ये जो नए नियम हैं ये इसी महीने लागू हुए। ओबीसी वर्ग को जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल किया गया है। झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों पर जुर्माना या निलंबन जैसे प्रावधान भी हटा दिए गए हैं। सामान्य वर्ग के मुताबिक इससे तो कानून का दुरुपयोग होगा। निशाना बनाने के लिए दावा है कि गलत शिकायत दर्ज कराएंगे लोग और किसी को दंड का डर भी नहीं होगा। तो ये जो नए नियम हैं, इसी आधार पर इनका विरोध किया जा रहा है कि भेदभाव मिटाने वाले नहीं बल्कि भेदभाव बढ़ाने वाले ये नए नियम साबित होंगे यूजीसी के। ये आरोप लगाकर सवर्ण समाज इसका विरोध कर रहा है। अब यूजीसी को जान लीजिए, यूजीसी क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये आयोग केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। विश्वविद्यालयों की मान्यता, देखरेख, फंडिंग इसका मुख्य काम है। पूरे देश में उच्च शिक्षा का स्तर एक समान रहे, ये देखने का जिम्मा यूजीसी का है। देश में विश्वविद्यालयों को कंट्रोल और रेगुलेट करने वाली ये संस्था यूजीसी। अब ये जो यूजीसी के नए नियम आए हैं, समाजवादी पार्टी ने यूजीसी के नए नियमों का समर्थन किया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं फखरुल हसन चांद, वो कह रहे हैं कि नए नियम से अन्याय नहीं न्याय होगा। तो समाजवादी पार्टी यूजीसी के नए नियम के समर्थन में आ गई है। नए नियम से अन्याय नहीं न्याय होगा, ये समाजवादी पार्टी कह रही है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद का ये बयान है। एससी, एसटी, ओबीसी को ये सुरक्षा कवच है, ये समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। तो सरकार की तरफ से ये यूजीसी के नए नियम बनाए गए हैं, जिसको लेकर सवर्ण समाज में आक्रोश है। सवर्ण समाज का एक बड़ा तबका जो है वो इन नियमों को भेदभाव खत्म करने वाला नहीं बल्कि भेदभाव बढ़ाने वाला बता रहा है। लेकिन अब यूजीसी के नए नियमों के समर्थन में समाजवादी पार्टी भी खुलकर मैदान में आ गई है। तो एससी, एसटी, ओबीसी को ये सुरक्षा कवच है, समाजवादी पार्टी की तरफ से ये स्टैंड लिया गया है। पार्टी के प्रवक्ता हैं फखरुल हसन चांद, उन्हीं की तरफ से कहा जा रहा है कि जो नए नियम है उससे अन्याय नहीं, उससे तो न्याय होगा। दरअसल जो नए नियम है उसमें झूठी शिकायत को लेकर जो पहले दंड का प्रावधान था उसको भी खत्म कर दिया गया है और इसको लेकर भी सवर्ण समाज में बहुत आक्रोश है कि इस तरीके से तो झूठी शिकायतें जो हैं वो बढ़ेंगी। और क्योंकि नए नियमों के हिसाब से 24 घंटे के अंदर अंदर शिकायतों के निपटारे का भी दबाव रहेगा, तो जो अन्याय है वो बढ़ जाएगा। ये कहकर सवर्ण समाज विरोध कर रहा है। लेकिन वहीं सरकार की तरफ से जो नए नियम लाए गए हैं, अब देखिए किस तरीके से राजनीतिक दल उसके समर्थन में आ रहे हैं और ऐसे में समाजवादी पार्टी भी इन नए नियमों के समर्थन में आ गई है। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी, हमारे साथ हमारे सहयोगी उबैदुर रहमान लगातार बने हुए हैं और जरा उबैदुर रहमान से जान लेते हैं। उबैदुर रहमान, मेरी आवाज मिल रही है तो बताइए, मतलब आज जो बरेली के जिला अधिकारी हैं उनके कार्यालय पर जबरदस्त हंगामा देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि अलंकार अग्निहोत्री ने तय किया है कि वो बरेली जिला अधिकारी के दफ्तर जाएंगे और उनसे पता करेंगे कि फोन पर कौन था जो उनको निर्देश दे रहा था, गलत भाषा का प्रयोग कर रहा था अलंकार अग्निहोत्री के लिए। उबैदुर रहमान। जी हाँ रुमाना, बिल्कुल आपने सही कहा, यही अंदेशा है, ऐसा ही होगा। क्योंकि अभी हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि जिलाधिकारी बरेली के यहाँ से जो एक टीम आई है, एक मजिस्ट्रेट है, कुछ पुलिसकर्मी हैं, वो एक नोटिस की कॉपी लेकर आए हैं जो अलंकार अग्निहोत्री को निलंबित किया गया है। उस सिलसिले में वो रिसीव कराने के लिए आए हैं, लेकिन वो अंदर गए थे ये लोग और फिर दोबारा बाहर आ गए हैं। हम एक बार उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि
आखिर वो नोटिस जो है वो कहाँ से आया है, ये बताइए। आप लोग नोटिस लेकर आए थे? नोटिस लेकर आए थे? हम नोटिस लेकर। देखिए, जो मजिस्ट्रेट हैं और जो पुलिस के जवान हैं यहाँ पर, वो यहाँ जिला अधिकारी खुद आए हैं। आप ये बता रहे हैं कि बरेली के जो जिला अधिकारी है वो खुद यहाँ पर आए हैं अलंकार अग्निहोत्री के घर पर? नहीं, उन जिलाधिकारी के यहाँ से एक मजिस्ट्रेट आए हैं और उनके साथ में अर्दली भी है। वो अंदर एक उनके जो चपरासी हैं वो गए थे, लेकिन बाद में वापस आ गए, उन्होंने रिसीव नहीं किया है। अभी ये लोग मीडिया की वजह से दूर चले गए हैं और बात नहीं करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर पुलिस फोर्स जो है वो गेट पर लगा दिया गया है। जाहिर सी बात है, क्योंकि अलंकार अग्निहोत्री ने जिलाधिकारी कार्यालय जाने की और ये जो आपके बराबर में ट्रक खड़ा हुआ है, ये वही ट्रक है क्या जिसपे अलंकार अग्निहोत्री ने जो सरकारी आवास खाली किया है उसके बाद अपना सामान भरा है? जरा दिखाइए। जी रुमाना, ये सामान जो है कल रात से ही भरा हुआ है। पूरा सामान जो है वो इस ट्रक में भर दिया गया है। हम अंदर भी गए थे जब उनकी बाइट कर रहे थे, तो वहाँ पर कोई भी सामान नहीं है, सब खोल करके रख दिया गया है। लेकिन अलंकार अग्निहोत्री रात यहीं सोए थे, क्योंकि काफ़ी लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे थे और ये ट्रक रात से ही खड़ा हुआ है। ये ट्रक एक्चुअली जो बुक किया गया है, वो जो ड्राइवर से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि ये लखनऊ जाने के लिए बुक किया गया है, लेकिन ये कब जाएगा ये कुछ नहीं पता, क्योंकि अलंकार अग्निहोत्री अभी यहीं पर है। तो मतलब अब अलंकार अग्निहोत्री का जो अगला पड़ाव है वो लखनऊ रहने वाला है। इसकी एक तरीके से कह सकते हैं आप कि संकेत जरूर यहां से मिल रहे हैं। वहीं ये जो प्रशासन की टीम बाहर खड़ी हुई है अलंकार अग्निहोत्री के घर के, अभी ये किस सिलसिले में आए हैं? ये क्या नोटिस देने के लिए आए हैं? इसको लेकर कोई जानकारी है? अलंकार अग्निहोत्री के घर के अंदर ही है क्या अलंकार अग्निहोत्री इस टीम से नहीं मिल रहे हैं? अभी का अपडेट क्या है? देखिए, एक कर्मचारी गए थे अंदर लेकर के नोटिस की कॉपी, और ये नोटिस वो है जो उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें निलंबित करके अटैच किया है शामली जनपद में। तो वो रिसीव कराना था, लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं किया। उन्होंने कहा कि कॉपी दो, तो इस बात को लेकर के फिर वो बाहर आ गए हैं और जो मजिस्ट्रेट हैं वो काफ़ी दूर जाके खड़े हो गए हैं। तो अभी वो ये चाहते हैं कि अलंकार अग्निहोत्री इस नोटिस को रिसीव कर ले, जो शासन आदेश है, जो कॉपी है, जो डीएम के थ्रू आती है, वो रिसीव कराने के लिए आए हैं। और जाहिर सी बात है कि अलंकार अग्निहोत्री इस नोटिस को रिसीव नहीं करना चाह रहे होंगे, क्योंकि उनकी तरफ से तो यही स्टैंड लिया गया है कि वो तो पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में सरकार की इस कार्रवाई का कोई मतलब ही नहीं बनता है। कुल मिलाकर यहाँ पर टकराव जो है वो अलंकार अग्निहोत्री बनाम उत्तर प्रदेश सरकार बढ़ता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन अब इसका अंजाम क्या होगा इसको लेकर अभी इंतजार करना होगा। इस बीच कथावाचक कुमार विश्वास यूजीसी के नए नियम के खिलाफ खुलकर सामने आए। यूजीसी के नए नियम वापस हों, कुमार विश्वास की तरफ से कहा जा रहा है। यह सवर्ण समाज के साथ अन्याय है, कुमार विश्वास कह रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिख दिया है, चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूं, मेरा रोया रोया उखाड़ लो राजा। तो किस तरीके से ये सवर्णों के साथ अन्याय हो रहा है, उसी को यहां कुमार विश्वास की तरफ से इन पंक्तियों के जरिए अपना विरोध दर्ज कराते हुए सोशल मीडिया पर साझा किया गया है। तो यूजीसी के नए नियम के खिलाफ सवर्ण समाज का गुस्सा जो अब सामने आना शुरू हो चुका है। अन्य मंत्रीगण, एम्बेसडर्स, सीईओज, सम्मानित अतिथिगण, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, एनर्जी वीक के इस नए एडिशन में गोवा में दुनिया के करीब 125 देशों के प्रतिनिधि जुटे हैं। आप एक एनर्जी सिक्योर और सस्टेनेबल फ्यूचर पर चर्चा करने भारत आए हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, इंडिया एनर्जी वीक बहुत ही कम समय में डायलॉग और एक्शन का एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। आज एनर्जी सेक्टर के लिए भारत बहुत बड़े अवसरों की धरती है। भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, यानी हमारे यहां एनर्जी प्रोडक्ट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा भारत दुनिया की डिमांड पूरी करने के लिए भी बेहतरीन अवसर उपलब्ध करता है। आज हम दुनिया में
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के टॉप 5 एक्सपोर्टर्स में से एक हैं। दुनिया के 150 से ज्यादा देशों तक हमारी एक्सपोर्ट कवरेज है और भारत की ये क्षमता आपके बहुत काम आने वाली है। इसलिए एनर्जी वीक का ये प्लेटफॉर्म हमारी पार्टनरशिप को एक्सप्लोर करने का बहुत ही उत्तम स्थान है। मैं आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। फ्रेंड्स, अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बड़े डेवलपमेंट की चर्चा करना चाहूंगा। कल ही भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। ये समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़े अवसर लेकर आया है। ये दुनिया की 2 बड़ी इकोनॉमीज के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण बना है। ये समझौता ग्लोबल जीडीपी के करीब 25% और ग्लोबल ट्रेड के करीब 1/3 हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। ये समझौता ट्रेड के साथ साथ डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ के प्रति हमारे शेयर्ड कमिटमेंट को भी सशक्त करता है। साथियों, ईयू के साथ हुआ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ब्रिटेन और एप्टा समझौतों को भी कॉम्प्लीमेंट करेगा। इससे ट्रेड और ग्लोबल सप्लाई चेन दोनों को मजबूती मिलेगी। मैं भारत के नौजवानों को, सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर एंड शूज ऐसे हर सेक्टर से जुड़े साथियों को भी बधाई देता हूं। ये समझौता आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। साथियों, इस ट्रेड डील से भारत में मैन्युफैक्चरिंग को तो बल मिलेगा ही, साथ ही सर्विसेज से जुड़े सेक्टर का भी और अधिक विस्तार होगा। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दुनिया के हर बिजनेस, हर इन्वेस्टर के लिए भारत पर कॉन्फिडेंस को और मजबूत करेगा। साथियों, भारत आज हर सेक्टर में ग्लोबल पार्टनरशिप पर बहुत अधिक काम कर रहा है। मैं अगर एनर्जी सेक्टर की ही चर्चा करूं तो यहां एनर्जी वैल्यू चेन से जुड़े हुए अलग अलग क्षेत्रों में निवेश की बहुत संभावनाएं हैं। आप एक्सप्लोरेशन का ही क्षेत्र ले लीजिए। भारत ने अपने एक्सप्लोरेशन सेक्टर को काफी ओपन कर दिया है। आपको हमारे डीप सी एक्सप्लोरेशन से जुड़े समुद्र मंथन मिशन की भी जानकारी है। हम इस दशक के अंत तक अपने ऑयल एंड गैस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को $100 बिलियन तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य एक्सप्लोरेशन के दायरे को भी 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक विस्तार करने का है। इसी सोच के साथ हमारे यहां 170 से अधिक ब्लॉक्स को अवार्ड किया जा चुका है। अंडमान निकोबार का बेसिन भी हमारी नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन होप बन रहा है। साथियों, हमने एक्सप्लोरेशन सेक्टर में काफी रिफॉर्म्स भी किए हैं। नो गो एरिया बहुत कम कर दिया गया है। इंडिया एनर्जी वीक के पिछले एडिशंस में आपको भी जो भी सुझाव थे, आपने जो कुछ भी कहा, उनके अनुसार हमने अपने एक्ट्स और रूल्स में भी बदलाव किए हैं। यदि आप एक्सप्लोरेशन सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ना तय है। साथियों, भारत की एक और विशेषता है जो है एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बहुत फायदेमंद बनाता है। हमारे यहां बहुत बड़ी
रिफाइनिंग कैपेसिटी मौजूद है। हम रिफाइनिंग कैपेसिटी के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर है। जल्द ही हम दुनिया में पहले नंबर पर होंगे। आज भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी करीब 260 MMTPA की है। इसे 300 MMTPA के ऊपर ले जाने के लिए निरंतर प्रयास हो रहा है। ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। साथियों, भारत में LNG की डिमांड भी निरंतर बढ़ रही है। हमने अपनी टोटल एनर्जी डिमांड का 15% LNG से पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इसलिए हमें LNG के पूरे वैल्यू चेन पर काम करने की आवश्यकता है। आज भारत ट्रांसपोर्टेशन पर भी बहुत बड़े स्तर पर काम कर रहा है। LNG ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिन वेसल्स की जरूरत है, हम उन्हें भारत में ही बनाने पर काम कर रहे हैं। हाल में ही भारत में शिप बिल्डिंग के लिए 70,000 करोड़ रुपए का प्रोग्राम शुरू किया गया है। साथ ही LNG के लिए देश के पोर्ट्स पर टर्मिनल के निर्माण में भी निवेश की अनेक संभावनाएं हैं। रीगैसिफिकेशन से जुड़े प्रोजेक्ट्स में भी आपके लिए इन्वेस्ट करने की बड़ी संभावनाएं बन रही है। साथियों, LNG के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भारत में बहुत बड़ी पाइपलाइन की भी अब जरूरत है। बीते सालों में इस पर हमने बहुत निवेश किया है, लेकिन अभी भी बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट के लिए संभावनाएं हैं। आज भारत के कई शहरों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क पहुंच चुका है और हम तेजी से अन्य शहरों में भी इससे जोड़ रहे हैं। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन भी आपके निवेश के लिए बहुत ही आकर्षक क्षेत्र है। साथियों, भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या है, हमारी इकोनॉमी लगातार बढ़ रही है। ऐसे भारत में पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की डिमांड भी लगातार बढ़ने वाली है। इसलिए हमें बहुत बड़े एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी और इसमें भी आपका इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ग्रोथ देगा। इन सब के अलावा भारत में डाउनस्ट्रीम एक्टिविटीज में भी आपके लिए इन्वेस्टमेंट के बहुत मौके हैं। साथियों, आज का भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर सवार है और हर सेक्टर में तेजी से रिफॉर्म्स कर रहा है। हम डोमेस्टिक हाइड्रोकार्बन को सशक्त करने के लिए रिफॉर्म्स कर रहे हैं और ग्लोबल कोलैबोरेशन के लिए ट्रांसपेरेंट और इन्वेस्टर फ्रेंडली एनवायरनमेंट बना रहे हैं। भारत अब एनर्जी सिक्योरिटी से आगे बढ़कर एनर्जी इंडिपेंडेंस के मिशन पर काम कर रहा है। भारत एक ऐसा एनर्जी सेक्टर इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है जो भारत की लोकल डिमांड को पूरा कर सके और एफोर्डेबल रिफाइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशन से दुनिया के लिए एक्सपोर्ट भी बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो। साथियों, हमारा एनर्जी सेक्टर हमारी एस्पिरेशंस के केंद्र में है। इसमें $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है। इसलिए मेरा आह्वान है, मेक इन इंडिया, इनोवेट इन इंडिया, स्केल विथ इंडिया, इन्वेस्ट इन इंडिया। इसी आग्रह के साथ मैं आप सभी को इंडिया एनर्जी वीक की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुन रहे थे आप, भारत यूरोपीय यूनियन के बीच ये बड़ा समझौता जो हुआ है, उसी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से गोवा इंडिया एनर्जी वीक में किया गया। भारत ने यूरोपीय यूनियन के साथ ये जबरदस्त समझौता किया है, डील हुई है जिसे दुनिया मदर ऑफ ऑल डील्स के नाम से पुकार रही है। ये समझौता मदर ऑफ ऑल डील्स है। समझौते से भारत पर दुनिया का भरोसा बढ़ेगा। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच ये बड़ा समझौता हुआ है। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच FTA का ये समझौता, तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भारत और यूरोपीय यूनियन का मतलब यह कि 27 देशों का ये समूह जो यूरोपीय यूनियन बनाता है, उन सभी 27 यूरोपीय देशों के साथ भारत का
ये मुक्त व्यापार समझौता, और इसी वजह से इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं जो लगातार दुनिया को, भारत को टैरिफ की धमकी पर धमकी दे रहे हैं, और ऐसे में ट्रंप की टैरिफगिरी के जवाब में भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये बड़ा कदम उठाने में सफल रहा है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। ये समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़े अवसर लेकर आया है। ये दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमीज के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण बना है। ये समझौता ग्लोबल जीडीपी के करीब 25% और ग्लोबल ट्रेड के करीब 1/3 हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। ये समझौता ट्रेड के साथ साथ डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ के प्रति हमारे शेयर्ड कमिटमेंट को भी सशक्त करता है। साथियों, ईयू के साथ हुआ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ब्रिटेन और एफ्टा समझौतों को भी कॉम्प्लीमेंट करेगा। इससे ट्रेड और ग्लोबल सप्लाई चेन दोनों को मजबूती मिलेगी। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको देश में बर्फकाल। मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर चल रही है। मैदानों में लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं, और इसकी वजह पहाड़ों पर जो जमकर बर्फबारी हो रही है वही है। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी की ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर जम्मू कश्मीर की है, जहां के अलग अलग हिस्सों में जमकर बर्फ पड़ी है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी कहीं मजा तो कहीं सजा बनी हुई है। पर्यटक बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं, और दूसरी तरफ सड़कों पर जमा बर्फ से आवाजाही प्रभावित हो रही है। वहीं दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो हिमाचल प्रदेश की है। यहां भी पहाड़ बर्फ से सफेद हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश भी सैलानी पहुंचे हुए हैं, बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। और अब आपको जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की 6 तस्वीरें दिखा देते हैं। इसमें श्रीनगर, डोडा का भद्रवाहा, राजौरी, बारामूला, अनंतनाग, कुपवाड़ा की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये वो तमाम इलाके हैं जहां बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई है। पहाड़ों पर मानो बर्फ की चादर बिछ गई है। सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हिमाचल प्रदेश के मनाली से हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन कुमार इस वक्त मौजूद हैं, और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से आसिफ कुरैशी हमारे साथ जुड़े हैं। जरा आसिफ का रुख करते हैं पहले और जानते हैं जम्मू कश्मीर की तस्वीर क्या है। आपके पीछे तो मुझे सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सफेद नजर आ रहा है। आसिफ, क्या अभी भी बर्फबारी का सिलसिला जम्मू कश्मीर में रुक रुक कर जारी है? बिल्कुल रोमाना, जैसा आपने खुद कहा कि मेरे पीछे आप बर्फ देख रहे हैं। हम जिस पार्क में खड़े हैं यहाँ पे दूर दूर तक आपको हर तरफ सफ़ेद बर्फ़ की चादर ही दिखेगी, क्योंकि ये श्रीनगर में होने वाली पहली भारी बर्फबारी है और कई महीनों के बाद हुई बर्फबारी को लोग खूब एंजॉय भी कर रहे हैं। जहाँ तक दूर दराज के इलाकों की बात है तो आज रात से ही बर्फबारी जो का सिलसिला है एक बार फिर से शुरू हो गया था,
और श्रीनगर में आज सुबह से तकरीबन 3 इंच ताज़ा बर्फ रिकॉर्ड की गई है, जबकि दूर दराज वाले इलाकों जिनमें शोपियां और कुलगाम खासतौर पर शामिल हैं, यहाँ पे 9 इंच से लेके 1 फीट तक ताज़ा बर्फ आज सुबह से रिकॉर्ड की गई है। अभी भी हल्की बर्फबारी श्रीनगर में हो रही है और मौसम विभाग का यही कहना है कि आज पूरे दिन रुक रुक कर बर्फबारी का सिलसिला जो है वो इसी तरीके से पूरी कश्मीर घाटी में जारी रहेगा और इसके बाद कल से मौसम में सुधार हो सकता है और इसके बाद जो अगले 1 हफ्ते तक बर्फबारी तो नहीं होगी, लेकिन बीच में हो सकता है कि कुछ दिनों बर्फबारी हो। लेकिन जो भीषण बर्फबारी का दौर था जो कि 22 और 24 को पहले हुआ था और फिर 26 से अब 28 तारीख तक का अनुमान किया गया था, वो सटीक बैठा है और पूरी कश्मीर घाटी में बर्फबारी गिरी है। लेकिन बर्फबारी के साथ जैसे आपने कहा कि मुश्किलों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आज जरा कैमरामैन से कहिए ना, तस्वीरें दिखाता रहे। आसिफ कुरैशी जरा कैमरामैन से कहिए तस्वीरें दिखाता रहे और आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। बिल्कुल मैं कैमरामैन से कहता हूं कि वो आपको वो तस्वीरें दिखाते रहे कि किस तरीके से इस जगह पे हर तरफ बर्फ है। जो लोग यहाँ पे हैं वो फोटोग्राफी करने के लिए भी आ रहे हैं और मजा ले रहे हैं। लेकिन जैसा मैं बता रहा था कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। हवाई सेवाएं जो है वो बाधित हो गई हैं और आज 2 फ्लाइट्स को छोड़ के जो है बाकी सारी फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। 2 फ्लाइट्स जो रात 9:30 बजे और 10 बजे वाली हैं, सिर्फ फिलहाल उन्हीं के लिए जो है रखा गया है कि वो हो सकती है, लेकिन बाकी सारी फ्लाइट्स बंद कर दी गई हैं। बिल्कुल, तो ये जमीन की जन्नत कश्मीर की तस्वीर आपके सामने है और सर्दी के मौसम में श्रीनगर में, जैसा कि आसिफ कुरैशी बता रहे हैं, इस जनवरी के महीने में ये पहली बर्फबारी हुई है और इस बर्फबारी के बाद श्रीनगर पूरा सफेद नजर आ रहा है। मैं जल्दी से जरा सचिन का रुख कर लेती हूँ, हिमाचल के मनाली से हमारे साथ मौजूद है। सचिन, यहाँ हिमाचल प्रदेश मनाली का क्या हाल है? जी बिल्कुल, मनाली आपको दिखाते हैं। मनाली जो है पूरा का पूरा टाउन जो है दरअसल सफ़ेद बर्फ़ में जो है वो लिपटा हुआ है। आप देखेंगे जहां मैं खड़ा हूं ये ब्यास नदी है नीचे और ब्यास का ये जो सारा बेसिन है आप देखेंगे पूरा सफ़ेद नज़र आ रहा है। वाइट ब्लैंकेट है सारा जो है इसके ऊपर। तो बर्फ़बारी जो है मनाली में भारी बर्फ़बारी हुई है और मनाली के जो हायर रिचेज़ हैं यहाँ से जो आगे है, जब हम रोहतांग टनल की तरफ जाते हैं तो वहाँ आज रात भी बारिश हुई है। हालांकि आज सुबह मनाली में बारिश नहीं हुई है पर फोरकास्ट यहाँ पे स्नोफॉल का है और वैसा ही माहौल यहाँ पे बना हुआ है। स्नोफॉल किसी भी वक्त हो सकता है। पर आपको नीचे अगर मंजर दिखाऊं मैं कि ब्यास के किनारे सैलानी जो हैं किस तरीके से मज़ा ले रहे हैं। देखिए, आप देखेंगे अगर कैमरे से कि पर्यटक जो हैं ब्यास के किनारे खड़े हैं और बर्फ़ में खेल रहे हैं। तो मनाली जो है पूरा जैम पैक्ड है पर्यटकों से और यही हाल शिमला का भी है। जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं हिमाचल में जहाँ जहाँ बर्फबारी होती है वहाँ पूरी तरह जैम पैक्ड है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जितनी ज्यादा बर्फबारी उतनी ज्यादा वहाँ पर पर्यटकों की रौनक देखने के लिए मिलती है, क्योंकि जो पर्यटक मैदानी इलाकों से जाते हैं पहाड़ी इलाकों में इसी बर्फ को, इसी बर्फबारी का लुत्फ लेने को वो पहाड़ों का रुख करते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया दोनों सहयोगियों का। कुल मिलाकर ये पहाड़ों पर नया दौर बर्फबारी का जो शुरू हुआ है और इसकी वजह से ठंडक मैदानी इलाकों में बढ़ गई है। यूजीसी के नए नियमों को लेकर विवाद, अभी की बड़ी खबर यह है इससे जुड़ी, यूजीसी की तरफ से एक स्पष्टीकरण जारी किया जाएगा। सूत्र ये बता रहे हैं सरकार एक हाई लेवल कमेटी बना सकती है। तो यूजीसी जो नए नियम लेकर आई है उसी को लेकर सवर्ण समाज जिस तरीके से खुलकर विरोध कर रहा है, अब सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर कि इस मामले में यूजीसी की तरफ से एक स्पष्टीकरण जारी किया जाएगा। सरकार की तरफ से हाई लेवल कमेटी बनाई जा सकती है, मतलब सरकार बीच का रास्ता निकालने की कोशिश में अभी से जुट गई है। यही संकेत सामने आ रहे हैं जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है कि यूजीसी की तरफ से स्पष्टीकरण जारी किया जाएगा इन नए नियमों को लेकर। आगे का एजेंडा देख रहे थे आप एबीपी न्यूज पर। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, खबरें लगातार जारी हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।